नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल और आप सभी मेरे साथ देख रहे हैं एशियन भारत। क्या खत्म हो जाएगी कांग्रेस? इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। उनसे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव के पहले कमलनाथ का बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफी तेज हो चुकी है। हाल ही में कमलनाथ ने दिल्ली जाने का फैसला भी लिया है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार तेज है। आपका इस पर क्या विचार है? रुचिका जी, दो तीन चीजें हैं। नंबर एक, कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं जी। उनके बेटे नकुलनाथ ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस का चिन्ह हटा दिया है। कमलनाथ के खास संजय सज्जन सिंह वर्मा ने भी अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस का चिन्ह हटा दिया है। कमलनाथ ने अभी तक इस बात का खंडन नहीं किया है कि वे बीजेपी में जा रहे हैं। वे पत्रकारों से कहते हैं कि आपको बहुत जिज्ञासा है, मैं आपकी जिज्ञासाएं शांत कर दूंगा। सज्जन सिंह वर्मा खुलकर कह चुके हैं कि कमलनाथ जा रहे हैं और मैं कमलनाथ जी के साथ जुड़ा हुआ हूं और मैं उनके साथ ही रहूंगा, ये उनका कहना है। यानी मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगभग खत्म होने के कगार पर है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है रुचिका, कबीरदास जी का की कुछ बातें हैं जिसमें उनका भजन में उन्होंने कहा है, भला हुआ मेरी पायल टूटी, भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मैं पनिया भजन से छूटी रहे, मेरे सर से टली बला। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ का कांग्रेस में जाना कांग्रेस के लिए एक बला टलने जैसा होगा, क्योंकि कांग्रेस में कमलनाथ का और कमलनाथ का कांग्रेस में कोई भविष्य था ही नहीं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे हैं कमलनाथ और अब कमलनाथ भी कांग्रेस को का दामन छोड़ने की अटकलें जो है वो तेज हो गई है बाजार में, तो इसको लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन चल रहा है दिल्ली में जी, और उस अधिवेशन में कल यानी 18 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन जी। और पार्टी का अधिवेशन पार्टी की गतिविधियों के लिए होता है, पार्टी की अंदरूनी गतिविधि के लिए होता है। इसलिए संभव है कि 1 या 2 दिन में कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ले लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी करें और मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की सीटें लोकसभा में 29 में से 28 सीटें हैं, अगर कमलनाथ भी चले जाते हैं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सभी सीटें हो जाएगी। और आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सभी सीटें लाने के लिए शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं, अमित शाह भी कह चुके हैं और तमाम नेता पार्टी कह चुके हैं कि हम मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें लेकर आएंगे। अगर नकुलनाथ चले जाते हैं तो बीजेपी की राह बहुत आसान हो जाएगी। क्या कहेंगे, ये कहना क्या सही होगा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को ही अपनी पार्टी डूबता हुआ जहाज लग रही है? क्योंकि सारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हम बात करें महापौर की, एक महापौर भी जो है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन हुए थे थोड़े दिन पहले ही, तो क्या लगता है कांग्रेस के नेताओं को ही डूबता हुआ जहाज लग रहा है कांग्रेस? हाँ, तभी तो देखिए आप, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान चले गए, नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए, यूपीए का साथ छोड़ दिया, ममता बनर्जी खरी खरी कह रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का शुद्धिकरण होना बाकी है। कांग्रेस उस मोड़ पे आ चुकी है जहां शुद्धिकरण होगा। तमाम पुराने नेता जो उनकी पार्टी के लिए बोझ बन चुके हैं बीजेपी में जा रहे हैं और कांग्रेस का शुद्धिकरण होगा। चुनाव के बाद कांग्रेस शायद एक नए रूप में सामने आएगी। भले छोटी पार्टी होगी, कम सांसद होंगे, लेकिन एक अलग कांग्रेस होगी, ऐसी आशा की जा सकती है। जैसा कि दिल्ली में हमें जैसे कमलनाथ जो है वो दिल्ली गए हैं नकुलनाथ के साथ, दिल्ली में सोनिया गांधी जो है वो किसी से बात नहीं करती है, प्रियंका गांधी जो है वो एडमिट है, उनकी तबीयत खराब है, और राहुल गांधी की बात करें तो वो उनकी यात्रा में बिजी है। तो क्या लगता है कमलनाथ को दिल्ली जाना क्या बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जो है वो सही साबित होगी? बड़ी विचित्र बात है रुचिका, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी जी। तो यही कमलनाथ उन्हें गद्दार 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 कहते थे। अब उनके बेटे अगर ज्वाइन करेंगे तो क्या वे बेटे को गद्दार कहेंगे? पर चूंकि वो खुद भी जा रहे हैं बीजेपी में, जैसी अटकलें हैं, तो वे क्या कहेंगे, लोगों के सामने क्या मुंह दिखाएंगे, ये बात सोचने वाली है। लेकिन राजनीति जिस तरह चलती है, खास करके कमलनाथ की राजनीति जिस तरह चलती है,
कमलनाथ एक तरह से अधिक अधिनायकवादी नेता मध्य प्रदेश में रहे हैं। 7 साल से मध्य प्रदेश कांग्रेस में उनकी त्रुटि बोलती रही है जी। उन्होंने अपने अलावा किसी की चलने नहीं दी है। दिग्विजय सिंह उनके साथ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके बूते पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उन्हीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को कदम कदम पर बेइज्जत करने में कमलनाथ ने और दिग्विजय ने कोई चूक नहीं की। जगह जगह उन्हें अपमानित किया और वे पार्टी छोड़कर चले गए। पार्टी छोड़ के जाने के बाद भी उन्होंने कहा गद्दार है, लेकिन मतदाताओं पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखिए, मतदाताओं ने बीजेपी को विधानसभा चुनाव में अच्छे वोटों से जिताया, भारी बहुमत मिला। तो मुझे लगता है कमलनाथ अपने आप में अप्रासंगिक हो चुके थे, 75 साल से ज्यादा के हैं। उनका कोई राजनीतिक भविष्य अभी कांग्रेस में रहे या बीजेपी में रहे नहीं है, लेकिन उन्हें अपने बेटे की चिंता सता रही है, कमलनाथ की राजनीति की चिंता सता रही है। और छिंदवाड़ा में सांसद अभी कांग्रेस के हैं, विधायक वो भी सभी कांग्रेस के, 7 विधायक कांग्रेस के हैं। स्थानीय निकाय में सारे पार्षद कांग्रेस के हैं, लेकिन अब वहां बोर्ड लगा दिए गए हैं कि बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल पर वोट देकर, कमल को जिताकर आप पुराने कांग्रेसियों को सत्ता में ला सकते हैं। तो बड़े मजाक का विषय बन गया कमलनाथ का ये कदम। क्या लगता है, सिंधिया बीजेपी में है और कमलनाथ भी बीजेपी में जाने की अटकलें जोरों पर है, तो कमलनाथ और सिंधिया की तो वैसे भी पहले पटती नहीं थी और अब वो दोनों एक ही पार्टी में रहेंगे, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन वो हैं जी। और दूसरी बात है कि कमलनाथ का मुकाबला सिंधिया से नहीं है। सिंधिया ऑलरेडी कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं और उनकी राजनीति अभी कम से कम 25 साल चलने वाली है। 50 साल उन्होंने पूरे किए हैं अभी जिंदगी के। उनकी तुलना अगर किसी से होगी तो नकुलनाथ से होगी जी। नकुलनाथ जाहिर है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह उतने प्रभावशाली नहीं है, उतने प्रतिभाशाली नहीं है, ये पूरा देश जानता है। और सिंधिया ने जिस तरह पढ़ाई की, जिस तरह मंत्रालय संभाले पहले, जिस तरह उनकी विरासत रही है, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। नकुलनाथ के सामने, नकुलनाथ अब अपने पिता की बैसाखियों का सहारा लेकर कितना आगे चल जा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सबसे बुरी स्थिति दिग्विजय सिंह की लगती है, जो कुछ कहने की स्थिति में नहीं, बस यही कहा उन्होंने कल पत्रकारों से कि मेरी कमलनाथ जी से बात हुई, उन्होंने ऐसा कोई इशारा नहीं किया। वो छिंदवाड़ा में थे, कल छिंदवाड़ा में थे। कमलनाथ जी अब दिल्ली गए हैं, आज चार्टर विमान से गए हैं। तो कमलनाथ और उनके बेटे दोनों दिल्ली में हैं और प्रधानमंत्री से मिलेंगे, उनके सामने बीजेपी की सदस्यता स्वीकार करेंगे, जैसा अशोक चौहान ने एकाएक किया जी। किसी को अंदाज नहीं था कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बना दिया। बीजेपी ने मिलिंद देवड़ा को भी महाराष्ट्र से उम्मीदवार बना दिया। प्रफुल्ल पटेल को जो एनसीपी से है उन्हें भी उम्मीदवार बना दिया। और एक और नेता चंद्रकांत हैं जो कांग्रेस से आए हैं, उन्हें भी राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया। बीजेपी ने महाराष्ट्र में जो 4 नेता राज्यसभा में भेजने का तय किया, उसमें से 3 कांग्रेस से आए हैं और एक एनसीपी से आए हैं। बीजेपी का एक भी नेता नहीं है। तो ये विचित्र बात है, बीजेपी की देखने को मिलेगी। क्या लगता है, अगर कमलनाथ कांग्रेस को अलविदा कहते हैं तो बीजेपी में अगर शामिल हो जाते हैं तो कांग्रेस को कितना नुकसान होगा और इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा आगामी चुनाव को लेकर? मुझे लगता है कि अगले चुनाव में, 2024 के चुनाव में, तो बीजेपी का एक छत्र राज हो जाएगा इससे और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन राजनीति कोई एक चुनाव की बात नहीं है। अभी 2029 भी आएगा 5 साल बाद, तब तक हालात बदल जाएंगे। राहुल गांधी यात्राएं कर रहे हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं और हो सकता है बीजेपी से ही कुछ लोग नाराज होकर अलग चले जाएं या कांग्रेस में चले जाएं। ये भी चर्चा है कि शरद पवार शायद कांग्रेस में चले जाएं। तो बड़े देखने वाली बात होगी कि कौन किस पार्टी में जाता है और ये देखने वाली बात होगी। सर, आपको क्या लगता है, कमलनाथ की नाराजगी के पीछे क्या उनका पद छीनना था? नहीं, कमलनाथ चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। कमलनाथ चाहते हैं मुख्यमंत्री भी रहें और पार्टी के अध्यक्ष भी रहें जी। उनके नेतृत्व में बीजेपी की शानदार जीत हुई है, कांग्रेस की घनघोर पराजय हुई है। वे हमेशा दावा करते रहे कि हम सरकार बना लेंगे, लेकिन सरकार बनाना तो दूर, बीजेपी की बुरीगत हुई और वे ये बात मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस की जो बुरीगत हुई है उसके लिए वो जवाबदार है। वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वे 1980 में
जब लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे तब इंदिरा गांधी ने कहा था जनता से कि आप कमलनाथ को मेरे तीसरे बेटे की तरह मानिए, ये मान सकते हैं कि ये मेरा तीसरा बेटा है। लेकिन 40-45 सालों में राजनीति बहुत बदल गई। इंदिरा गांधी नहीं है, सोनिया जी अस्वस्थ रहती हैं, राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है लेकिन पार्टी के सर्वे सर्वा माने जाते हैं जी। और जब राहुल गांधी ने कमलनाथ को चिट्ठी लिखी थी कि आप मुख्यमंत्री हैं, सरकार कांग्रेस की बनी थी, तो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंप दीजिए। लेकिन कमलनाथ इसके लिए भी तैयार नहीं थे। न तो वे उन्हें राज्यसभा में भेजना चाहते थे, न पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार बनी वो पूरी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही कंधे पे बनी थी। लोग मजाक में कहते भी थे कि दूल्हा दिखाया या लड़की दिखाई आपने जवान और शादी कर दी बुढ़े से। तो इस तरह के मजाक चलते रहे, लेकिन कमलनाथ को तब भी चैन नहीं मिला और वे और दिग्विजय सिंह दोनों मिलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कानाफूसी करते रहे, उनके राह में रोड़े अटकाते रहे। अब कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि अगर दिग्विजय सिंह कांग्रेस में है तो बीजेपी के लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जो काम करते हैं कोई बीजेपी वाला नहीं कर सकता। यानी दिग्विजय सिंह ने सुपारी ले रखी है कांग्रेस को निपटाने की, ऐसी बात कही जाती है, यही कहूंगा। विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस हाईकमान लगातार कमलनाथ से खुश नहीं नजर आते हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में भी कमलनाथ को दरकिनार करते हुए पार्टी ने अशोक सिंह को राज्यसभा भेजने का जो उचित समझा है, मतलब राज्यसभा में भेजा है अशोक सिंह को। तो क्या लगता है कि ये भी नाराजगी की विषय हो सकती है कमलनाथ के लिए? हाँ, ये भी हो सकती है, क्योंकि अशोक सिंह दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं और जो जीतू पटवारी के बारे में चर्चा थी कि वे शायद राज्यसभा में जाएंगे, लेकिन उनका नामांकन नहीं हुआ और कुछ जातीय समीकरण की बात बता के अशोक सिंह का नाम आगे कर दिया गया। एक बात रुचि का याद रखने वाली है कि हमारे संविधान में राज्यसभा के चुनाव में SC, ST, OBC के नाम पर कोई वोट नहीं डलता। राज्यसभा में मनोनयन होता है, सचिन तेंदुलकर का हुआ, लता मंगेशकर का हुआ, MF हुसैन का हुआ था। वहां SC, ST का कोई फार्मूला है ही नहीं। तो चाहते तो किसी भी व्यक्ति को भेज सकते थे, जीतू पटवारी को भी भेज सकते थे, जीतू पटवारी भी OBC में ही आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं भेजा गया। यानी जीतू पटवारी के नहीं चलने दी। लेकिन एक बात जरूर है रुचिका, अगर कमलनाथ चले जाते हैं तो दिग्विजय सिंह अलग थलग पड़ जाएंगे और कांग्रेस में एक युवा धड़ा सामने आएगा, जीतू पटवारी जैसे लोग सामने आएंगे और वे हो सकता है कि कांग्रेस को नई ताकत दें, नई कांग्रेस बनाने में मदद करें। ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा, लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा कि सशक्त विपक्ष होना चाहिए। मोदी जी भी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, तो लोगों की बात कहने के लिए विपक्ष होगा, सशक्त होगा। लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय ने अभी तो जीतू पटवारी को राज्यसभा में जाने से रोक दिया है और अशोक सिंह का रास्ता प्रशस्त कर दिया। सर, जैसा कि आपने कहा कि एक नई कांग्रेस देखने को मिलेगी, लेकिन क्या लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया के छोड़ने के बाद अब कमलनाथ भी छोड़ रहे हैं कांग्रेस, या अटकलें लगाई जा रही है कि कमलनाथ छोड़ रहे हैं, तो उसके बाद कांग्रेस बिखर जाएगी? कांग्रेस नए सिरे से, देखिए राजनीतिक पार्टियां खत्म होती है, बनती है। कांग्रेस कई बार बनी है, बिगड़ी है, आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी। आजादी के बाद कांग्रेस के साथ ये हुआ कि निजलिंगप्पा का एक गुट था जो सिंडिकेट और इंडिकेट करके अलग अलग हो गए। इंदिरा गांधी की पार्टी अलग बनी। एक बार कामराज प्लान आया था, उन्होंने सारे बूढ़े नेताओं से इस्तीफे ले लिए थे। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं पार्टियों में। बीजेपी में भी ऐसा हुआ। बीजेपी कभी जनसंघ होती थी, जनसंघ के पहले हिंदू महासभा होती थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के नेता थे। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में मनोनीत किया था, वे केंद्र में मंत्री थे। लेकिन पहले चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि अब हम हिंदू महासभा में नहीं रहेंगे। वो संघ से मिले, संघ प्रमुख गुरु गोलवलकर से मिले और कहा कि हमें अपनी नई पार्टी बनानी चाहिए जो हमारी विचारधारा को लेकर आगे बढ़े। यानी हिंदू महासभा की विचारधारा को लेकर जनसंघ आगे बढ़ी थी। फिर 1980 में जनसंघ जनता पार्टी में मिल गई थी। 1984 में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो इस तरह पार्टियां, देश लंबा है, पार्टियों का इतिहास भी बहुत लंबा है। यही हाल समाजवादियों के साथ है, यही हाल मार्क्सवादियों के साथ है। तो पार्टियां बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती है, कोई इसमें नई बात नहीं है। लेकिन लोकतंत्र बड़ा है, हमें फख्र है
कि हमारा देश इतना महान है कि पार्टियां आती जाती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारा लोकतंत्र बरकरार है और दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। रुचिका, केजरीवाल ने भी एक ट्वीट करके बोला था कि बीजेपी को हराएगी तो सिर्फ आप पार्टी, क्या कहेंगे इस पे आप? ये केजरीवाल थोड़े बड़बोले आदमी हैं और अभी मैं दिल्ली में था तो मैंने देखा कि कई लोग थे जो दुआ कर रहे थे केजरीवाल और उनकी पार्टी अगली बार सत्ता में ना आए, क्योंकि उनके जैसा झूठा व्यक्ति दिल्ली के लोगों ने नहीं देखा, जो कहते थे कि मैं सरकारी मकान नहीं लूंगा, सरकारी मकान लिया और 50 करोड़ से ज्यादा उसके रिनोवेशन पे खर्च कर दिए। उन्होंने कहा था मैं सरकारी वाहन नहीं लूंगा, सरकारी वाहन लिए। उन्होंने जो जो बातें कही थी वो सब उसका उल्टा किया। जहां तक वो बहुत ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, हमने स्कूल खोले, लेकिन दिल्ली के लोगों से मेरी बात हुई, दिल्ली के स्थानीय लोग इसमें खुश नहीं। जो मोहल्ला क्लिनिक है वो वहाँ कंपाउंडर टाइप लोग बैठे रहते हैं, वहाँ डॉक्टर है नहीं, और सारा इलाज लोगों को अपने पैसे से कराना होता है या सरकारी या बीमे के पैसे से कराना होता है। तो जितना प्रचार वो कर रहे हैं वैसी कोई स्थिति है नहीं। और कमलनाथ के जाने से शायद बीजेपी, आम आदमी पार्टी ज़्यादा दुखी होगी। आम आदमी पार्टी का टारगेट कांग्रेस रही है, बीजेपी कभी नहीं रही। देखिए, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी पार्टी वहां आई। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी पार्टी वहां आई। गुजरात में जहां आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, कांग्रेस प्रमुख पार्टी के रूप में थी, वहां आम आदमी पार्टी आई। क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है, उसके नेताओं में एकता नहीं है, उसे आसानी से हराया जा सकता है। तो फिलहाल उसका टारगेट कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी तक जाने की वो नहीं सोचते। और जिस तरह केजरीवाल के साथ आज हुआ, विधानसभा में हंगामा हुआ, बार बार उन्हें समन आ रहे हैं, तो लगता है कि वो अपना भविष्य भी जानते हैं। रुचिका, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपको भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और एशियन भारत के सभी दर्शकों को हमारी शुभकामनाएं पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जिन्होंने अपने विचार साझा किया। देखना ये होगा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में बिखरती है या नहीं, और कमलनाथ बीजेपी का दामन थामते हैं या सिर्फ ये अफवाह साबित होती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन भारत और मुझे रुचिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।